हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई मोड के अंदर आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से रैंक करवा सकते हैं। तो सभी मेथड्स के बारे में मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि एआई मोड में या फिर एआई टूल्स में सभी के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना भी आज के टाइम में क्यों जरूरी है। देखिए, अब जो है ना, गूगल पर डिपेंडेंट रहना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले क्या था, गूगल वाज द किंग, उसके पास ही सब कुछ था। तो जितनी भी सर्चेज होती थी वो गूगल पे होती थी। सभी लोग गूगल पे जाके सर्च करते थे और अपना जो भी उनको कंटेंट चाहिए होता था वो ले लेते थे, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज हो या फिर चाहे वो ट्रांजैक्शनल हो या फिर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो। किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कोई डायरेक्शन देखनी है, कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो सभी लोग जो गूगल पे जाते थे। तो गूगल वाज वेरी फेमस। बट अभी जो है ना, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल का जो है पूरा सिस्टम चेंज हो गया, बट काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। गूगल को कंपटीशन देने वाली टूल्स आ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं सिर्फ सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिंग जो है ना वो कहीं भी नहीं था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये जो है वो कहीं भी गूगल के कंपैरिजन में नहीं था। तो सभी जब हम एसईओ की बात करते थे तब हम एसईओ के अंदर सिर्फ गूगल पर ऑप्टिमाइजेशन की बात करते थे। बट अभी जो है, जैसे ही एआई टूल्स आए हैं, चैट जीपीटी आया है, तब से जो है पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब जिन लोगों के लिए हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो ऑडियंस यहाँ से गूगल से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चली गई है। बहुत से पॉपुलर एआई टूल्स आ चुके हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी हो गया, क्लाउड हो गया, या फिर आपका चैट जीपीटी हो गया। तो अब लोग जो है इन पर जाकर सर्चेस करते हैं। अब अगर इन पर सिर्फ सर्चेस करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे बिंग पर अगर कोई सर्च कर रहा है, हमारी वेबसाइट वहां पर आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि इनके ऊपर जाने के बाद अब जो है यूजर को डायरेक्टली आंसर मिल जा रहा है, उसको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब यूजर बिना वेबसाइट पे जाए ही उसको आंसर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो क्लिक सर्च। ठीक है, जीरो क्लिक सर्च का मतलब क्या है? सर्च किया, उसको उसका जवाब मिल गया, उसको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई और हमारी वेबसाइट पे कोई भी क्लिक नहीं आया। तो बिजनेसेस भी जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट से अपना बिजनेस चला रहे थे, मैं सिर्फ ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा, जो बिजनेसेस भी काफी ज्यादा इस कंटेंट स्ट्रेटजी पे डिपेंड कर रहे थे, ब्लॉग से अपना बिजनेसेस को और आगे लेके जा रहे थे, उन्हें भी इससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है एआई टूल्स के आने की वजह से। मैं यहाँ पर आपको एक स्टडी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्पार्क टोरो ने एक स्टडी की है, जिसके हिसाब से 2024 के अंदर जो अमेरिका के अंदर जीरो क्लिक सर्चेज हैं वो 60% तक कम हो गई हैं। तो 60% जो है हो गई हैं, 60% तक हो गई हैं। और इसी तरह से यूरोप में इसकी 59.7%, ये 58.5% जीरो क्लिक सर्चेज हो रही हैं। यानी कि हर 1000 में से 360 क्लिक्स जो हैं वो किसी भी जो है गो टू ओपन वेब, वो ओपन वेब में ही चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 374 क्लिक्स जो हैं वो ओपन वेब में चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यूजर वहां पे आया तो उसने वहां पे कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, उसको उसका आंसर मिल गया। ये शिफ्ट धीरे 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 होना शुरू हुआ था। हालांकि गूगल के अंदर भी ये शिफ्ट चल रहा था। जैसे गूगल के अंदर शुरू में गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ गया, तो वहां पे लोगों ने वेबसाइट पे जाने की बजाय गूगल के ही एक प्लेटफॉर्म पे लोग जाने लगे। इसके बाद पीपल आल्सो आस्क आने लग गया। ठीक है, तो लोगों को उसका आंसर वहीं मिलने लग गया। गूगल एड्स आती हैं, हालांकि वो वेबसाइट पे जाती हैं, बट फिर भी वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, ऑर्गेनिक सर्च का पार्ट नहीं है। और उसके बाद जो है फीचर स्निपेट आया, हालांकि वो भी वेबसाइट पे आता था। बट उसका जब एआई ओवरव्यू आया तो एआई ओवरव्यू के अंदर तो सीधा ही आंसर मिलना शुरू हो गया और अब जो यूजर ने वेबसाइट पे जाना बंद कर दिया। अब एआई ओवरव्यू के बाद एआई मोड आ गया। अब ये जो डेटा है ये एआई ओवरव्यू के टाइम तक का है। ठीक है, एआई ओवरव्यू आ चुका था, बट अब एआई मोड के आने के बाद ये जो जीरो क्लिक सर्चेज हैं ये और भी बढ़ने वाली हैं। तो गूगल से सिर्फ मतलब हमें बहुत कम सर्चेस जो है, बहुत कम ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ऐसे टाइम में सिर्फ गूगल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऐसे टाइम में हमें जो है अपनी पूरी एसईओ स्ट्रेटजी को है पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा और हर तरह के जो मेथड हैं ट्रैफिक लाने के, उन पर फोकस करना होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो टूल्स हैं, चैट
ChatGPT की अगर मैं बात करूं या किसी भी टूल की बात करूं तो उनके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि उसके अंदर सर्च द वेब का ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ मुझे सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बेस्ट मोबाइल फोन्स फॉर गेमिंग सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आप सर्च द वेब कर सकते हैं। जो सर्च द वेब करेंगे तो ये जो आपको रिजल्ट देने वाला है वो वेबसाइट्स के रिजल्ट्स ही देने वाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको सिंपल ऐसे ही सर्च करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने मुझे सर्च करके आंसर्स देने शुरू कर दिए, ठीक है। टॉप 10 गेमिंग फोन्स का इसने मुझे डिटेल दे दिया, तो मुझे यहीं पर ही पता चल जा रहा है कि कौन सा जो फ़ोन है वो किस तरह से बेटर हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब किसी वेबसाइट पे जाके एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल जिसमें कंपैरिजन किया हो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल इसने आंसर दे दिया। एक बार मैं इसको यहीं पर लेट इट कंप्लीट, तो ये थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है, इसको कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी कोई लिंक का जगह ही नहीं है। बट अगर मैं इसी को सर्च करूं और यहाँ पर मैं लिख दूं सर्च द वेब, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इंटरनेट पर सर्च करेगा, सर्चिंग द वेब यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो जितनी वेबसाइट्स हैं उनको जाके देखेगा और फिर उनके ऊपर से जो मतलब उसमें से जो डेटा है निकाल कर लाएगा। साथ में हमें ये कुछ रेफरेंस लिंक्स भी यहाँ पर देगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर लाइव मिंट का एक लिंक आ रहा है, यहाँ पर लिंक आ रहा है, ये 2 लिंक्स आ रहे हैं। तो अभी ये वेब से सर्च कर रहा है। अब ये जो वेबसाइट्स हैं इन्होंने अपने कंटेंट को AI के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो आंसर्स आ रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ लिंक्स आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर रैंक करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब AI मोड के साथ जो गूगल पर AI ओवरव्यूज के साथ साथ AI मोड आने के बाद तो ट्रैफिक जो है और भी कम हो जाएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ गूगल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा पास ट्रैफिक जो है बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि 60% तो ऑलरेडी कम हो चुका है, ये AI मोड से पहले की बात चल रही है। तो अब हम बात करते हैं ना सिर्फ SEO की, बल्कि हम बात करते हैं AI SEO की, ठीक है। तो क्योंकि गूगल पर तो कोई जगह बची नहीं है ना, गूगल पर तो AI ओवरव्यूज आ गए हैं, उसके बाद एड्स आ गई हैं, उसके बाद हो सकता है पीपल आल्सो आस्क आ जाए, शॉर्ट वीडियोज आ जाए, तो वहाँ पर वैसे भी जगह बहुत कम बची है। तो इसलिए अपने आप को, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको इस तरह से करना पड़ेगा कि आप हर तरह के टूल्स पर रैंक करें। तो सबसे पहले कंटेंट के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने भी ये जो टूल्स हैं इनमें ये क्या करते हैं, ये आपकी वेबसाइट को एक तरह से स्कैन करते हैं और फिर आपकी वेबसाइट से कंटेंट लेके यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने कंटेंट का कुछ हिस्सा ही इस वेबसाइट से डायरेक्टली ये लिया हुआ है। अब ऐसे में आपको अपने कंटेंट को बेटर कैसे बनाना है। देखिए, अगर मान लीजिए की टेक अवेज एक पॉइंट है, मतलब आप अगर अपने कंटेंट में सबसे ऊपर की टेक अवेज लिख देते हैं या फिर उसकी एक समरी लिख देते हैं, तो वो जो AI बोट आ रहा है उसको आपके कंटेंट को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो वो बहुत इजीली आपके कंटेंट को समझ सकता है और आपको जो है इजीली जो है वहां पर मेंशन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर डायरेक्ट एंड कंसाइज भी इससे रिलेटेड ही है। अभी जब हम ब्लॉग्स या कंटेंट लिखते हैं, पहले क्या होता था, जो ज़्यादातर SEO की एडवाइस होती थी कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखिए, ठीक है। आपका जो कंटेंट के जो हमें यूज़र को जो आंसर चाहिए था वो काफ़ी बीच में होता था, यूज़र को पूरा कंटेंट को पढ़ना पड़ता था, बड़ा डिफिकल्ट एक तरह से हो जाता था, आंसर्स मिलने में टाइम लगता था। और ये जो चैटबॉट्स हैं इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी क्यों है, क्योंकि अब पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल क्रिस्प आंसर मिल जा रहा है और बहुत ही स्मॉल। देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए, अगर लिखने को तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी जा सकती थी, बट इनका मेन मोटिव क्या है, अलग अलग तरह के जो फोन्स हैं उनके बारे में बताना। तो अगर आपका आंसर भी डायरेक्ट एंड कंसाइज है तो आप ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको पहले मेंशन मिलेगा। इसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट जरूर ऐड करने हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करते हैं तो मतलब अपने कंटेंट को आप बेटर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो कंटेंट को बेटर स्ट्रक्चर करने से भी आपके कंटेंट की स्कैनिंग जो AI बॉट्स हैं वो इजीली कर पाएंगे और आपको मेंशन प्रॉपर मिलेगा, जल्दी मिलेगा।
इसके बाद आती है हेडिंग्स। हेडिंग्स ना सिर्फ यूजर के लिए हेल्पफुल है बल्कि इन तरह के जो एआई बोट्स हैं इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कंटेंट को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, और जब स्कैन कर लेते हैं तो मतलब इनके पास डेटा आ जाता है और वो उसको आपके जो कंटेंट है उसकी जो मेंशन होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं मेंशन बोल रहा हूँ, रैंकिंग में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तो हम मेंशन की बात कर रहे हैं, बट अगर हम गूगल की बात करें तो एआई ओवरव्यूज के अंदर भी रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब अगर मैंने ये सर्च यहाँ पर किया तो मुझे यहाँ पर ये मिल गया 91 मोबाइल। सीधा यहाँ पर एआई ओवरव्यूज नहीं आया क्योंकि ये एक तरह की प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी है, बट हम इसी को एआई मोड के अंदर जाकर भी सर्च करते हैं। तो जब हम एआई मोड के अंदर हमने सर्च किया तो एआई मोड का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको यहाँ पर मेंशन जरूर देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का मेंशन मिल जाएगा, साथ यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है, साथ में यहाँ पर रेफरेंसेस भी आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर रैंक करने की बात भी कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है कन्वर्सेशनल, यानी कि आप जब भी कंटेंट लिखें तो आप उसको इस हिसाब से बनाएं जैसे कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर हम चैटबॉट्स, अभी तो मैंने बहुत ही सिंपल सी सीधी सी क्वेरी दी है, बट इनके अंदर लोग काफ़ी कन्वर्सेशनल क्वेरीज करते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर वॉइस वाला फीचर भी इनेबल हो तो लोग आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस तरह से ही हमें अपने कंटेंट को भी स्ट्रक्चर करना है, मतलब डिटेल में आंसर उसका देना है। तो ये तो हो गया कंटेंट की बात। अब बात आती है अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी के अंदर क्या, जैसे एक वेबसाइट की अथॉरिटी जरूरी होती है रैंकिंग के लिए, वैसे ही एआई टूल्स के अंदर रैंकिंग के लिए भी अथॉरिटी जरूरी है। अब अथॉरिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे मेंशंस हैं। अगर आपको कहीं मेंशंस या रिव्यूज मिले हुए हैं तो उसका भी आपको फायदा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल ही आपकी अथॉरिटी चेक करता है, एआई टूल्स भी आपकी अथॉरिटी को देखते हैं कि आप कहाँ पर बेसिकली आपका ब्रांड कहाँ पर आ रहा है। तो जिस तरह से मेंशंस हैं उसी तरह से ही बैकलिंक्स भी हैं। बैकलिंक में बेसिकली हम एक लिंक की बात करते हैं। तो ना सिर्फ बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए, गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बैकलिंक्स एआई टूल्स के अंदर रैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिव और ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये चीज़ें भी आपकी, ये हालांकि ये चीज़ें गूगल की रैंकिंग के लिए जरूरी हैं, तो जो लोग एसईओ करते हैं उनको पहले से पता है, बट एआई टूल्स के अंदर भी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब अगर आप कोई केस स्टडी वगैरह, कोई एक्सपीरियंस अपना सर्च जो है शेयर कर रहे हैं, तो टूल्स जो एआई बोट्स हैं उनके, मतलब वहां पर भी वो जो आपको मेंशन करते हैं तो वहां पर भी आपके मेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एक्सपर्टाइज हो गया, अथॉरिटेटिव और ट्रस्टवर्दीनेस। तो इसमें क्या कीजिए आप, जैसे कि नॉर्मली हम एसईओ के अंदर भी यही चीजें बोलते हैं कि जो आपका ऑथर का प्रोफाइल है वो आपको वहां पर दिखाना है। और ट्रस्टवर्दीनेस भी काफी चीजों से, बैकलिंक्स वगैरह से, मेंशन से, इन सब से आपकी बढ़ती है। तो इन सभी चीजों पर आपको जो है काम करना है। इसके बाद आता है केस स्टडीज एंड रिसर्च। जब भी आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखने पर काम करना चाहिए, ना कि आपको चैटबॉट से कंटेंट जनरेट करके अपने कंटेंट को पब्लिश करना है। तो अगर आप रियल लाइफ केस स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कंटेंट ऐसा पब्लिश कर रहे हैं जिससे जो है आपकी जो अथॉरिटी बनती है, मतलब आपको एक तरह से देखा जाता है कि हाँ ये कुछ रिसर्च करके कंटेंट लेके आते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी अथॉरिटी बनेगी बल्कि आपको जो है बैकलिंक्स भी मिलेंगे। तो अगर आप कुछ रिसर्च बेस, जैसे कि कुछ डेटाबेस, कुछ कंटेंट पब्लिश करते हैं तो उससे जो है लोग आपको लिंक भी करते हैं। तो ये सिंपल, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे लोग आपको मेंशन करते हैं, लिंक करते हैं। तो एआई टूल्स भी जब आपको मेंशन कर रहे हैं तो वो भी इन चीजों को जो है लेते हैं, ध्यान में लेते हैं। तो अगला आता है ब्रांडिंग का। तो आज के टाइम में किसी भी टूल के अंदर रैंकिंग के लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो है एरेफ ने ब्रांड रडार के नाम से एक टूल भी जो है वो निकाला है। अब इस टूल का काम क्या है, ये आपको ये बताता है कि किस चैटबॉट्स के अंदर या किस एआई टूल के अंदर आपका मेंशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसके इतने मेंशंस हैं, इतने इंप्रेशंस हैं और कॉम्पिटिटिव शेयर इतना है, विलियम्स के इतने शेयर हैं। तो ब्रांड मेंशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ टूल्स के अंदर बल्कि आपको एक्सटर्नली भी जितनी तरह से आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकें, आपको उस पर काम करना है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस का मतलब ये है कि आपको जो है ना
अब हर जगह पे अवेलेबल होना है। अब सिर्फ आपकी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होने से काम नहीं चलने वाला है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि एक रीज़न तो ये है कि जितने भी चैटबॉट्स हैं, जितने भी ये टूल्स हैं, ये ना सिर्फ आपकी वेबसाइट से डेटा लेते हैं, बल्कि ये बहुत से दूसरे जो हैं चैनल से भी डेटा लेते हैं। जैसे कि यूट्यूब से गूगल लेता है, फेसबुक से, रेडिट से, फोरम से, ठीक है, सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उन सब से। तो जब ये यहाँ से डेटा ले रहे हैं और जब आप इन सभी चैनल्स पर अवेलेबल हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इनको भी आप उनको वहाँ पर मिल रहे हैं, तो आपके वहाँ पर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के सभी सोशल मीडिया पे ही काम करने लगें। आपको ये ज़रूर देखना है कि आप कहाँ पर आपकी जो है टारगेट ऑडियंस है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पिंटरेस्ट पे है तो आपको पिंटरेस्ट पे काम करना है, अगर वो इंस्टा पे है तो इंस्टा पे काम करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ अब पहले ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारी वेबसाइट क्रॉलेबल है और इंडेक्सेबल है। तो अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आपने बॉट्स को डिसअलाउ नहीं किया हुआ है, तो फिर जो है आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने क्रॉलिंग ही बंद कर रखी है तो किस तरह से कोई क्रॉल करके आपको मेंशन देगा। इसके बाद ये है कि जो ये बॉट्स हैं ना, इनको HTML को स्कैन करना ईजी है, जबकि ये जावास्क्रिप्ट वगैरह को स्कैन करना डिफिकल्ट रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको अपनी वेबसाइट में HTML कंटेंट को बढ़ाना है, और जावास्क्रिप्ट कंटेंट जितना कम हो सके उतना बेटर है, अगर आप चाहते हैं कि आप AI में टूल्स में मेंशंस आपका आए। नेक्स्ट है स्कीमा डेटा। तो स्कीमा डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत इजीली ये जो एक तरह से जो ये टूल्स हैं, ये बॉट्स हैं, इनको आसानी से समझ में आ जाता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। क्योंकि स्कीमा डाटा में बेसिकली हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही ऐड करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक और चीज़ है LLMs.txt, जिसके बारे में हमने पीछे के वीडियोस में बात की थी कि क्या वो फाइल इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि वो फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काफ़ी सारी साइट्स जो हैं जिन्होंने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसके ऊपर करना चाहते हैं कि इनसे जो है हमारा ट्रैफिक आए, तो फिर आप उस फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। योस्ट के अंदर वो डायरेक्टली बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, और LLMS जनरेटर्स की हेल्प से भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट इसके अंदर चीज है पेड मार्केटिंग। तो देखिए, पेड मार्केटिंग एसईओ के अंदर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अब एसईओ सिर्फ एसईओ नहीं है, आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की हमें बात करनी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, या फिर जब हम हर प्लेटफॉर्म पर होने की बात करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड का मेंशन हर जगह हो, तो हमें ना सिर्फ ऑर्गेनिक मेथड्स बल्कि पेड मार्केटिंग पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप गूगल एड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब आप गूगल के ऊपर हैं। अगर आप मेटा एड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए ऑर्गेनिकली बहुत सारा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो किसी ना किसी तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन करके भी अपनी जो ब्रांडिंग है वो कर सकते हैं। और लास्ट है ऑफलाइन इवेंट्स। तो ऑफलाइन इवेंट्स से कई बार कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये ऑफलाइन इवेंट करने से तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, डायरेक्ट मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोई अगर अवेयरनेस कैंपेन चला देते हैं मेटा पे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा, उससे ना तो हमें कोई लीड मिल रही है, ना ही हमारी कोई डायरेक्ट सेल हो रही है। बट अवेयरनेस कैंपेन का मतलब यही है कि आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों तक को बता रहे हैं। तो ऑफलाइन इवेंट्स भी कुछ उसी तरह से काम करते हैं। तो अगर आपने ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे हैं तो मतलब लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है। तो ऑफलाइन इवेंट्स और ये पेड मार्केटिंग में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपके जो है चांसेस जो हैं वो इनके अंदर, इस AI टूल्स के अंदर आने के बढ़ जाते हैं। अब लास्ट चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या हम, अब मान लीजिए हम हमने काम करना शुरू किया और हमें देखना है कि क्या इन टूल्स से हमें कुछ ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो उसको देखने का तरीका है गूगल एनालिटिक्स। तो अब जैसे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एनालिटिक्स खोल लेना है, और एनालिटिक्स के अंदर ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर चले जाना है। ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर यहाँ पर आपको, जैसे ये ओपन हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर ऐड कंपैरिजन करें और इसको हटाकर आप रेफरल एंड एफिलिएट ट्रैफिक करके इसको अप्लाई कर दें। तो रेफरल एंड एफिलिएट करके इसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी चैनल ग्रुप के अंदर आप इसको सोर्स एंड मीडियम सेलेक्ट कर लें।
तो जब आप सोर्स एंड मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जितने भी रेफरल ट्रैफिक्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि चैट जीपीटी है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ परप्लेक्सिटी है, तो इन सब टूल से भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है और उसका मेंशन जो है, उसका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक वो भी लगा सकते हैं जैसे कि सिर्फ आपको इन टूल्स की ट्रैफिक दिखाए, बट इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से सिंपली भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एनालिटिक्स की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी एफर्ट किया उसका क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह से अब जरूरी हो गया है कि आप एआई के लिए भी अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, ना सिर्फ अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें बल्कि अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को जो है ऑप्टिमाइज करें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।